नमस्कार दोस्तों। आज राजस्थान भूगोल में अपन पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। देखिए, जैसे भौतिक का मतलब होता है जो हमें दिखाई दे, जिसे हम छू सकें, जिसे महसूस कर सकें, वो भौतिक होता है। और प्रदेश का मतलब होता है भूभाग, अर्थात पृथ्वी का वो भाग जो हमें दिखाई देता है वो भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। और पृथ्वी का केवल हमें धरातलीय भाग है वो नग्न आंखों से दिखाई देता है, तो भौतिक प्रदेश के अंतर्गत है ना, वो पृथ्वी के धरातलीय भाग का अध्ययन किया जाता है। अब प्रश्न आता है कि भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है। तो देखिए, अपना जो धरातल है इस पर इसका जो स्वरूप है वो एक जैसा नहीं है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। इस पर ऊंची नीची उबड़ खाबड़ी स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। उन ऊंची नीची उबड़ खाबड़ी स्थलाकृतियों को अपन उचावच कहते हैं, और उन्हीं उचावचों के आधार पर भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया जाता है। अब सबसे पहले अपन बात करें कि सर्वप्रथम राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया या किसने प्रस्तुत किया। तो याद रखें, राजस्थान का सबसे पहले भौगोलिक वर्गीकरण करने वाला विद्वान प्रोफेसर वीसी मिश्र है। इनकी 1968 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी और उस पुस्तक का नाम था राजस्थान का भूगोल। तो दोबारा देखें, राजस्थान का सबसे पहले भौगोलिक वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाला विद्वान कौन? प्रोफेसर वीसी मिश्र है। और इन्होंने ये वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया? तो जवाब होगा सन 1968 में। कहाँ प्रस्तुत किया? तो 1968 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम क्या था? राजस्थान का भूगोल। इन्होंने अपनी इस पुस्तक में संपूर्ण राजस्थान को 7 भौगोलिक भागों में विभाजित किया है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रोफेसर वीसी मिश्र ने संपूर्ण राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में या भौगोलिक भागों में विभाजित किया? तो जवाब होगा 7। अब ये 7 भौगोलिक प्रदेश हैं कौन कौन से? इन्होंने किन 7 भौगोलिक प्रदेशों में अपने राजस्थान को विभाजित किया है? तो सबसे पहले राजस्थान को जो सबसे पश्चिम में स्थित भूभाग है, जहां वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है, उनको उस भूभाग को इन्होंने नाम दे दिया शुष्क प्रदेश। उसके बाद इस शुष्क प्रदेश के पूर्व में और अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में, इन दोनों के मध्य, शुष्क प्रदेश और अरावली के मध्य स्थित जो मरुस्थलीय भूभाग है, जहां औसत वार्षिक वर्षा सामान्यतः 20 से 40 सेंटीमीटर होती है, उसको मिश्र ने अर्धशुष्क प्रदेश की संज्ञा दी। तो दूसरा भौगोलिक प्रदेश है अर्धशुष्क प्रदेश। अब ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग है, इसका उत्तरी पश्चिमी भाग लंबे समय से नहरों से सिंचित है। जैसे राजस्थान की पहली आधुनिक नहर की अगर अपन बात करें तो अपने जहन में आता है गंग नहर। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा सन 1927 में निर्मित गंग नहर पश्चिमी राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। वर्तमान में वह चित्र इंदिरा गांधी नहर, बांकड़ा नहर आदि नहर परियोजनाओं द्वारा सिंचित है। उसी उत्तरी पश्चिमी भाग को प्रोफेसर वीसी मिश्र ने तीसरे भौगोलिक प्रदेश के रूप में इंगित किया और उसको नाम दिया नहरी प्रदेश।
तो तीसरा जो भौगोलिक भाग था इनके अनुसार वो था नहरी प्रदेश। कहने का मतलब प्रोफेसर वीसी मिश्र ने पश्चिमी जो मरुस्थलीय भूभाग है उसे 3 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया था। पहला सबसे पश्चिमी भाग जहां वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम, उसको तो कह दिया शुष्क प्रदेश। इसके शुष्क प्रदेश के पूर्व में स्थित भूभाग जहां वार्षिक वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर के मध्य होती है उसको इन्होंने कह दिया अर्धशुष्क प्रदेश। और पश्चिमी मरुस्थलीय भाग का उत्तरी पश्चिमी भाग जो लंबे समय से नहरों से सिंचित है इसको कह दिया इन्होंने नहरी प्रदेश। तो कुल मिलाकर पश्चिमी मरुस्थल को 3 भागों में बांटा है। फिर चौथा जो भौगोलिक प्रदेश था इनके अनुसार वो था अरावली प्रदेश, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर राजस्थान के लगभग मध्य में स्थित है। इसके बाद इन्होंने पूर्वी राजस्थान को भी 3 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा। जैसे चंबल नदी दक्षिणी पूर्वी व पूर्वी राजस्थान से बहने वाली एक प्रमुख नदी है। और याद रखें चंबल नदी के द्वारा जो मैदान यानी चंबल नदी जिस बेसिन का निर्माण करती है वो बेसिन सामान्यतः ढालू भाग है, ढाल भरा बेसिन है, जिसके कारण यहाँ अवनालिका प्रदन पाया जाता है। यानी वर्षा का जल है वो तीव्र ढाल के कारण बहता हुआ जब आता है तो गहरी नालियों का निर्माण करते हुए मिट्टी का अपरदन करता है। साथियों इसी को अवनालिका प्रदन कहा जाता है। और उस अवनालिका प्रदन के कारण इस चंबल नदी बेसिन में खड्ड क्षेत्र का निर्माण हुआ है। उस खड्ड युक्त भूभाग को बीहड़ कहा जाता है। तो इन्होंने जो 5वां भौगोलिक प्रदेश बताया वो है चंबल का बीहड़ प्रदेश। चंबल का बीहड़ प्रदेश। फिर 6वां जो भौगोलिक भाग इन्होंने बताया वो बताया पूर्वी जो मैदान है ना उसको इन्होंने नाम दिया है पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश। क्योंकि प्रारंभ में अपनी जो औद्योगिक इकाइयां थी वो भी पूर्वी राजस्थान में ही केंद्रित थी। और लास्ट 7वां जो अपना दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है इसको प्रोफेसर वीसी मिश्र ने संज्ञा दी है दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश की। तो कहने का मतलब प्रोफेसर वीसी मिश्र ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल जो कि सन 1968 में प्रकाशित हुई उसमें राजस्थान के संपूर्ण भूभाग को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया। पहला शुष्क प्रदेश, दूसरा अर्धशुष्क प्रदेश, तीसरा नहरी प्रदेश, याद रखना नहरी प्रदेश का मतलब उत्तरी पश्चिमी भाग से है, चौथा अरावली प्रदेश यानी मध्यवर्ती भाग, 5वां चंबल का बीहड़ प्रदेश यानी चंबल नदी बेसिन क्षेत्र, 6वां पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश यानी वर्तमान पूर्वी, उत्तरी पूर्वी व पूर्वी मैदानी क्षेत्र, और 7वां है दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। अब उसके बाद प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोफेसर वीसी मिश्र के पश्चात राजस्थान का सरल व स्पष्ट भौगोलिक वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो याद रखें प्रोफेसर वीसी मिश्र के बाद राजस्थान का भौगोलिक सरल व स्पष्ट भौगोलिक वर्गीकरण करने वाला विद्वान है प्रोफेसर रामलोचन सिंह, जिसे आप संक्षिप्त में RL सिंह भी बोल सकते हैं। इन्होंने अपना ये भौगोलिक वर्गीकरण सन 1971 में प्रकाशित किया है। प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने सबसे पहले राजस्थान का जो संपूर्ण भूभाग है उसे 2 मुख्य भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया है। 2 मुख्य भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया है। अगर इन 2 मुख्य भौगोलिक प्रदेशों की बात करें तो इन्होंने पश्चिमी भाग को, जो राजस्थान का पश्चिमी मैदानी भाग है, उसको तो नाम दे दिया राजस्थान, और जो पहाड़ी व पठारी भूभाग है उसको नाम दे दिया इन्होंने फटार। यानी प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने संपूर्ण राजस्थान को कितने मुख्य भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है, तो आपका जवाब होगा 2। और वो 2 मुख्य भौगोलिक प्रदेश हैं, एक तो राजस्थान और दूसरा है फटार।
अब इसके बाद इन्होंने इन दो मुख्य भौगोलिक प्रदेशों को 4 भौगोलिक प्रदेशों व 12 उप भौगोलिक प्रदेशों में भी विभाजित किया है। तो ये तो है अपना प्रारंभिक भौगोलिक वर्गीकरण। उसके बाद सवाल आता है कि वर्तमान में राजस्थान को मोटे तौर पर कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो याद रखें दोस्तों, राजस्थान को वर्तमान में मोटे तौर पर 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। और वो 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं उनकी अभी अपन बात करें तो राजस्थान के जो 4 प्रमुख भौतिक प्रदेश हैं उनमें पहला तो है पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, दूसरा है मध्यवर्ती अरावली, तीसरा है पूर्वी मैदान और चौथा जो प्रमुख भौतिक प्रदेश अपना वो है दक्षिणी पूर्वी फटार। तो वर्तमान में राजस्थान को मोटे तौर पर कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? जवाब होगा 4 भौतिक प्रदेशों में। पहला पश्चिमी मरुस्थल, दूसरा मध्यवर्ती अरावली, तीसरा पूर्वी मैदान और चौथा है आपका दक्षिणी पूर्वी फटार। अब इन चारों भौतिक प्रदेशों के अपन पहले मोटे तौर पर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। जैसे विभिन्न बिंदुओं को लेकर इनके बीच तुलना करें। सबसे पहले बात करें अपन कि ये जो अपने वर्तमान भौतिक प्रदेश हैं, इन भौतिक प्रदेशों का किन प्राचीन भू आकृतियों से संबंध है। प्राचीन भू आकृतियों का मतलब वेगनर ने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया उसमें इन्होंने कल्पना की है कि प्रागैतिहासिक काल में संपूर्ण पृथ्वी 2 ही भागों में विभाजित थी। पृथ्वी का जो मध्यवर्ती भाग था वो स्थल भाग के रूप में था जिसे वेगनर ने पेंजिया नाम दिया और उस स्थलीय भूभाग के चारों तरफ अथाह जलराशि का विस्तार था यानी पानी भरा हुआ था। उस सागरीय भाग को वेगनर ने पैंथालासा नाम दिया यानी पृथ्वी 2 भागों में बटी थी, पेंजिया और पैंथालासा। फिर कहते हैं कि कालांतर में पेंजिया भाग में दरार पड़ी और उस दरार में पैंथालासा यानी जो चारों तरफ उसके पानी भरा हुआ था वो दरार में प्रविष्ट हो गया और पेंजिया भाग में एक अंतर सागर का निर्माण हुआ जिसको नाम दिया जाता है टेथिस सागर। और उसके साथ ही पेंजिया 2 भागों में विभक्त हो गया। टेथिस सागर के उत्तर वाला भाग अंगारा लैंड या उसे लोरेशिया भी कहते हैं और टेथिस सागर से दक्षिण में जो भाग था उसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। तो अपने वर्तमान जो महाद्वीपीय भूभाग हैं उनका निर्माण है वो पेंजिया से हुआ है। या तो पेंजिया के अंगारा लैंड भाग से निर्मित हैं या पेंजिया के गोंडवाना लैंड भाग से निर्मित हैं। और कुछ जो अपनी भौतिक भूभाग हैं, भूआकृतियां हैं, वो उस स्थान पर मौजूद हैं जहां प्राचीन काल में टेथिस सागर का विस्तार था। तो इन भौतिक प्रदेशों का संबंध प्राचीन भूआकृति या भूसंतियों से अपन बात करें तो 3 से हो सकता है। या तो आज जहां पर ये भौतिक प्रदेश हैं वहां अंगारा लैंड था या टेथिस सागर था या फिर आपका गोंडवाना लैंड था। तो सबसे पहले तो अपन प्राचीन भूआकृतियों से संबंध देखेंगे। प्राचीन भू आकृतियों से संबंध। जैसे सबसे पहले बात करें कि आज जहां पश्चिमी मरुस्थल है यहां कौन सी प्राचीन भूसंति थी? अपना जवाब होगा टेथिस सागर। यानी टेथिस सागर वाले भाग पर ही पश्चिमी मरुस्थल अवस्थित है। दूसरा मध्यवर्ती अरावली है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। पूर्वी मैदान है तो वो भी टेथिस सागर वाले स्थान पर मौजूद है यानी ये टेथिस सागर का अवशेष है। और दक्षिणी पूर्वी फटार है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। कहने का मतलब राजस्थान के भौतिक प्रदेश या तो
गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं या तैतीस सागर के अवशेष हैं, राजस्थान में अंगारा लैंड के अवशेष नहीं पाए जाते। फिर बात करें इनके निर्माण के क्रम की कि जो अपने वर्तमान 4 भौतिक प्रदेश हैं, इनमें सबसे पहले किस भौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ, निर्माण का क्रम पढ़ें या उत्पत्ति का क्रम पढ़ें तो याद रखें इन 4 भौतिक प्रदेशों में सबसे प्राचीन अपना जो भौतिक प्रदेश है वो मध्यवर्ती अरावली है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, आज से लगभग 65 करोड़ वर्ष पहले। यानी अपना सबसे प्राचीन जो भौतिक प्रदेश है ना वो है आपका अरावली। उसके बाद उत्पत्ति मानी जाती है दक्षिणी पूर्वी फटार की, फिर निर्माण हुआ है आपके पूर्वी मैदान का, और सबसे अंत में निर्मित जो अपना भौतिक प्रदेश है वो है पश्चिमी मरुस्थल। कहने का मतलब यहां 2 मुख्य बातें याद रखें, या नवीनतम आप कह सकते हो। 2 मुख्य बातें कि एक तो सबसे प्राचीन अपना भौतिक प्रदेश तो कौन सा है, मध्यवर्ती अरावली, और सबसे नवीन भौतिक प्रदेश कौन सा है दोस्तों, जवाब होगा पश्चिमी मरुस्थल। सबसे पहले उत्पत्ति अरावली की, उसके बाद दक्षिणी पूर्वी फटार की, उसके बाद पूर्वी मैदान की, और सबसे नवीन जो भाग है माना जाता है कि जो पश्चिमी मरुस्थल है ना, यहाँ पूर्ण मरुस्थलीकरण है वो 4000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य ही हुआ है। तो सबसे नवीन भौतिक प्रदेश तो मरुस्थल, और सबसे प्राचीन आपका हो गया अरावली। फिर तीसरा जो आपको तुलना करनी है वो भारत के भौतिक प्रदेशों से संबंध की करनी है। भारत के भौतिक प्रदेशों से संबंध, जैसे अपने जो भौतिक प्रदेश हैं वो भारत के किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, तो जो पश्चिमी मरुस्थल है ना वो तो उत्तर के विशाल मैदान का भाग है, इसका संबंध तो उत्तर के विशाल मैदान से है। मध्यवर्ती अरावली है, इसका संबंध प्रायद्वीपीय फटार से है, ये प्रायद्वीपीय फटार का भाग है। पूर्वी मैदान है, ये जो अपना उत्तरी पूर्वी मैदान है वो तो गंगा यमुना के मैदान का ही भाग माना जाता है, अर्थात ये भी उत्तर के विशाल मैदान का भाग है। और सबसे लास्ट आपका बच गया दक्षिणी पूर्वी फटार, ये प्रायद्वीपीय फटार का भाग माना जाता है। कहने का मतलब राजस्थान में भारत के 2 भौतिक प्रदेशों का विस्तार है, एक तो उत्तर के विशाल मैदान का और दूसरा है आपका प्रायद्वीपीय फटार। फिर बात करें क्षेत्रफल की, राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इस संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मरुस्थली पश्चिमी मरुस्थल के रूप में है, तो याद रखना लगभग 61.11% भाग है वो तो पश्चिमी मरुस्थल के रूप में है। लगभग 9% भाग है वो अरावली के अंतर्गत आता है। लगभग 23% भाग है वो आपके पूर्वी मैदान में आता है, और लगभग 6.89% भाग है वो आता है दोस्तों दक्षिणी पूर्वी फटार में। ये क्षेत्रफल का वितरण हुआ। तो इसके आधार पर, इन आंकड़ों के आधार पर आप कह सकते हो कि राजस्थान का जो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है वो तो है आपका पश्चिमी मरुस्थल, और राजस्थान का जो सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है वो है आपका दक्षिणी पूर्वी फटार। याद रखें कई बार आरोही अवरोही क्रम भी पूछ लेते हैं इनका। आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े की ओर, अवरोही का मतलब बड़े से छोटे की ओर। आरोही क्रम की शुरुआत दक्षिणी पूर्वी फटार से होगी और समापन है वो आपके पश्चिमी मरुस्थल से। पहले दक्षिणी पूर्वी फटार आ जाएगा, फिर अरावली, फिर मैदान, फिर आ जाएगा आपका मरुस्थल। अवरोही क्रम में बड़े से छोटे की ओर तो पहले मरुस्थल आएगा, फिर मैदान आएगा, फिर अरावली आएगी, और सबसे लास्ट में आपका दक्षिणी पूर्वी फटार आएगा। फिर 5वीं तुलना करें जनसंख्या की।
जो अंतिम अपनी जनगणना हुई है पीछे वो 2011 में हुई है, और 2011 की जनगणना के अनुसार, उनके अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की आबादी है वो लगभग 6.85 करोड़ है, और उस संपूर्ण आबादी का लगभग 40% भाग है वो मरुस्थल में निवास करता है। उस आबादी का लगभग 10% भाग है वो आपके अरावली में निवास करता है। संपूर्ण आबादी का लगभग 39% भाग है वो मैदान में निवास करता है, और संपूर्ण आबादी का लगभग 11% भाग है वो पठारी क्षेत्र में निवास करता है। तो जनसंख्या वितरण के आधार पर भी इनका क्रम या स्थान पूछ लिया जाता है। तो इन आंकड़ों के आधार पर आप कह सकते हो कि सर्वाधिक जो जनसंख्या है ना वो तो राजस्थान की निवास करती है आपके पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग में, और न्यूनतम जनसंख्या है वो निवास करती है अरावली में। तो सर्वाधिक आबादी वाला भौतिक प्रदेश जवाब होगा पश्चिमी मरुस्थल, न्यूनतम आबादी वाला भौतिक प्रदेश जवाब होगा मध्यवर्ती अरावली। अब इनका आरोही क्रम अगर अपन देखें तो पहले अरावली आ जाएगी, फिर फटार आ जाएगा, फिर पूर्वी मैदान आएगा, और सबसे लास्ट में मरुस्थल आ जाएगा। अवरोही क्रम उल्टा हो जाएगा, सर्वाधिक वाला पहले यानी मरुस्थल, उसके बाद मैदान, उसके बाद फटार, और सबसे लास्ट में आपका आ जाएगा मध्यवर्ती अरावली। अब दोस्तों जैसा कि अरावली बीचों बीच है, अरावली के पश्चिम में अपना एक भौतिक प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थल, और अरावली के पूर्व में अपने दो भौतिक प्रदेश हैं पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी फटार। तो कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अरावली के पश्चिम में स्थित जिलों में कितनी आबादी निवास करती है। तो अरावली के पश्चिम में स्थित जिलों का मतलब पश्चिमी मरुस्थल में स्थित कितनी आबादी, 40%। और अरावली के पूर्व में स्थित जिलों में तो पूर्व में दो भौतिक प्रदेश आ गए, 39% तो पूर्वी मैदान में, 11% आपके फटार में, यानी कुल मिलाकर 50% आबादी है वो अरावली से पूर्व में स्थित जिलों में निवास करती है। अरावली सहित पश्चिम में बात करें तो 40 और 10 50%, अरावली सहित पूर्व में बात करें तो 50 और 10 जोड़ दो 60% अरावली सहित पूर्व में, अरावली सहित पश्चिम की बात करें तो 50%। अब सबसे लास्ट जो तुलना करोगे आप वो है जनसंख्या घनत्व, यानी जनघनत्व। जनघनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या। याद रखें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो तो है आपका मैदान का, और न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व है वो है आपके पश्चिमी मरुस्थल का। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश तो हो जाएगा आपका पूर्वी मैदान, उसके बाद 2 नंबर पर आएगा आपका दक्षिणी पूर्वी फटार, और 3 नंबर पर आ जाएगा आपका अरावली, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला होगा पश्चिमी मरुस्थल। ये अपने 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों का तुलनात्मक अध्ययन है। इसके बाद अगले वीडियो में अपन सबसे पहले इनको अलग अलग पढ़ेंगे, सबसे पहले बात करेंगे पश्चिमी मरुस्थल की। धन्यवाद।